हेलो दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी प्लस एग्जाम 2017 की 31 अगस्त 2017 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के प्रश्न, जो कि आने वाली एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, शब्द ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? आपसे पूछा गया है शब्द ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है फुटबॉल, दूसरा ऑप्शन है मुक्केबाजी, तीसरा ऑप्शन है खो खो और चौथा ऑप्शन है टेनिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, टेनिस। शब्द ग्रैंड स्लैम टेनिस खेल से संबंधित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस दल ने FIH जूनियर हॉकी विश्व कप 2016 जीता? तो यह 2016 का करंट अफेयर था, तो यहाँ से आपको इसे याद नहीं करना है। आपको याद करना है वर्तमान में FIH का अध्यक्ष कौन है। आपसे यह पूछा जा सकता है वर्तमान में FIH का अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर होगा नरेंद्र बत्रा। वर्तमान में FIH के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा, और FIH का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए। FIH के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा और FIH का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डिजिटल भुगतान पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा गया है डिजिटल भुगतान पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन है HR खान, दूसरा ऑप्शन है रतन P बटल, तीसरा ऑप्शन है नीलेश शाह और चौथा ऑप्शन है BN सत्पाठी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रतन B पटल। डिजिटल भुगतान समिति पर जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे रतन P बटल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पिछले 18 वर्षों में नेपाल का दौरा करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपसे पूछा गया है 2017 का करंट अफेयर था ये। पिछले 18 वर्षों में नेपाल का दौरा करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2, प्रणब मुखर्जी। पिछले 18 वर्षों में नेपाल का दौरा करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से आपको बताना है नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन है। पहला ऑप्शन है अरुण शौरी, दूसरा ऑप्शन है रघुराम राजन, तीसरा ऑप्शन है अरविंद पनगड़िया और चौथा ऑप्शन है अरविंद सुब्रमण्यम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, परंतु वर्तमान 2021 में इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। तो आपको याद रखना है वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग भारत के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और वर्तमान में इसके CEO हैं अमिताभ कांत, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तीनों ही आपको इसके बारे में याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव कौन है? आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव कौन है। तो वर्तमान 2021 में इन चारों में से इसका कोई मुख्य सचिव नहीं है। तो वर्तमान 2021 में आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं इकबाल सिंह। याद कर लीजिए, वर्तमान 2021 में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं इकबाल सिंह। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? आपसे पूछा गया है भारत में निर्मित प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी। पहला ऑप्शन है आलम आरा, दूसरा ऑप्शन है किसान कन्या, तीसरा ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र और चौथा ऑप्शन है मदर इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आलम आरा। भारत में निर्मित प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा थी, और आलम आरा 19 मार्च 1931 को रिलीज हुई थी। तो आपको इसका सन याद रखना है, 1931 में रिलीज हुई थी, और यह भारत की प्रथम बोलती हुई फिल्म थी आलम आरा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सरसों और शहद के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सरसों और शहद के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है मुरैना, दूसरा ऑप्शन है धार, तीसरा ऑप्शन है शहडोल और चौथा ऑप्शन है बैतूल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मुरैना। मध्य प्रदेश का मुरैना जिला सरसों और शहद के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश को कब पूर्ण समर्थित राज्य का दर्जा दिया गया? आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश को कब पूर्ण समर्थित राज्य का दर्जा दिया गया। पहला ऑप्शन है 11 नवंबर 1957, दूसरा ऑप्शन है 1 नवंबर 1956, तीसरा ऑप्शन है 1 नवंबर 1945 और चौथा ऑप्शन है 31 नवंबर 1956। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को पूर्ण समर्थित राज्य का दर्जा दिया गया था, और मध्य प्रदेश की वर्तमान में राजधानी है भोपाल, CM है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सशस्त्र सेना
ध्वज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपसे पूछा गया है सशस्त्र सेना ध्वज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 4 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 8 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 15 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 7 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 7 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष सशस्त्र सेना ध्वज दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 4 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 10 नवंबर, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त और चौथा ऑप्शन है 6 जुलाई को। तो आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 4 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपसे पूछा गया है किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपति। दोस्तों, यदि आप लोगों को संविधान में थोड़ी सी भी परेशानी हो तो मैंने संविधान के 4 वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें संविधान के सबसे बेस्ट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और उन वीडियोस की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर वहां से उन्हें देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? पहला ऑप्शन है बोकारो, दूसरा ऑप्शन है जमशेदपुर, तीसरा ऑप्शन है भद्रावती और चौथा ऑप्शन है राउरकेला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जमशेदपुर में। भारत में पहला इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे डाला गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आपसे पूछा गया है भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? पहला ऑप्शन 1961, दूसरा ऑप्शन 1950, तीसरा ऑप्शन 1947, चौथा ऑप्शन 1954। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1950 में। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से नीति आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन है? आपसे पूछा गया है 4 ऑप्शन देकर कि इनमें से नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2, अमिताभ कांत। निम्नांकित में से नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत और वर्तमान 2021 में भी नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ही हैं और वर्तमान 2021 में भी आपका इसका याद रखना है। और इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। तो ये तीनों ही पोस्ट आप नीति आयोग से संबंधित याद रखें। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विक्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है? 4 ऑप्शन है और आपसे पूछा गया है इसमें से विक्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है? पहला ऑप्शन है युवा खिलाड़ी, दूसरा ऑप्शन है सीनियर कोच, तीसरा ऑप्शन है सीनियर खिलाड़ी और चौथा ऑप्शन है सहायक स्टाफ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सीनियर खिलाड़ी को। विक्रम पुरस्कार सीनियर खिलाड़ी को दिया जाता है और विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2016, 2017 और एमपी जेल प्रहरी एग्जाम 2018, 2020, एनटीपीसी एग्जाम 2016, 2017, 2021 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ जाकर आप उसमें ज्वाइन होकर सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक सेवा डिलीवरी गारंटी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी के संबंध में कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपसे पूछा गया है पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी के संबंध में कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है ओडिशा और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश। सार्वजनिक सेवा डिलीवरी गारंटी के संबंध में कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? आपसे पूछा गया भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है LK आडवाणी, तीसरा ऑप्शन है चरण सिंह और चौथा ऑप्शन है मोरारजी देसाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और यह भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। तो आपको इनसे 2 पोस्ट याद रखना है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और यह भारत के पहले
गृह मंत्री भी थे। और यदि आपसे पूछा जाए भारत के पहले प्रधानमंत्री, तो जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, एक अभ्यारण्य जो कि श्योपुर में स्थित है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से कौन सा अभ्यारण्य श्योपुर में स्थित है। पहला ऑप्शन है सोन अभ्यारण्य, दूसरा ऑप्शन है कूनो अभ्यारण्य, तीसरा ऑप्शन है बांधवगढ़ अभ्यारण्य और चौथा ऑप्शन है घाटी गांव अभ्यारण्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कूनो अभ्यारण्य। कूनो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26, भारतीय रेलवे के कायाकल्प नामक नवगठित नवोन्मेष परिषद का नेतृत्व कौन कर रहे हैं। आपसे पूछा गया है भारतीय रेलवे के कायाकल्प नामक नवगठित नवोन्मेष परिषद के नेतृत्व कौन कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है रतन टाटा, दूसरा ऑप्शन नारायण मूर्ति, तीसरा ऑप्शन ओपी भट्ट और चौथा ऑप्शन है केबी कामत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रतन टाटा। भारतीय रेलवे के कायाकल्प नामक नवगठित नवोन्मेष परिषद का नेतृत्व रतन टाटा के द्वारा किया जा रहा है और रतन टाटा टाटा ग्रुप के फाउंडर हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कहाँ गया, ये आ गया। अगला प्रश्न हमारा आ चुका है। तो अगला प्रश्न है हमारा, लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है, इससे क्या, यह किससे प्राप्त होता है। आपसे पूछा गया है लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है जो किससे प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है चुकंदर, दूसरा ऑप्शन है ब्लूबेरी, तीसरा ऑप्शन है लाइकेन और चौथा ऑप्शन है चीन गुलाब से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लाइकेन से। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है जो कि लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस पेपर का उपयोग अम्ल तथा क्षार के परीक्षण में किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य में ध्वनि का उत्पादन किसके द्वारा होता है। आपसे 4 ऑप्शन दिए गए और पूछा गया इनमें से मनुष्य में ध्वनि का उत्पादन किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है कंठ, दूसरा ऑप्शन है श्वास नली, तीसरा ऑप्शन है अबडू ग्रंथि और चौथा ऑप्शन है कंठ छद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कंठ के द्वारा। मनुष्य में ध्वनि का उत्पादन कंठ के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की गति होती है। 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है इनमें से कि निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 3 × 3⁻10 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और चौथा ऑप्शन है 2.25 × 10⁻ मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ आपसे पूछा गया है निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है और यह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और इसे 3 × 10⁻ मीटर प्रति सेकंड भी लिखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नाभिकीय संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है। आपसे पूछा गया है नाभिकीय संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है। पहला ऑप्शन है गैसोलीन, दूसरा ऑप्शन है सोना, तीसरा ऑप्शन है यूरेनियम और चौथा ऑप्शन है रेडियम। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यूरेनियम। नाभिकीय संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है यूरेनियम। यूरेनियम का उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पद प्रोटोप्लाज्म किसने प्रतिपादित किया। आपको 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि जो पद है प्रोटोप्लाज्म, इस शब्द का आविष्कार किसने किया। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, तीसरा ऑप्शन है रुडोल्फ विर्चो और चौथा ऑप्शन है पुरकिंजे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पुरकिंजे ने। पद प्रोटोप्लाज्म को पुरकिंजे ने प्रतिपादित किया था और प्रोटोप्लाज्म शब्द का संबंध पादप जगत से है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, जर्मन इंजीनियर रुस्का तथा क्नॉल अपने किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। आपसे पूछा गया है जर्मन इंजीनियर रुस्का तथा क्नॉल अपने किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन है सूक्ष्मजीव, दूसरा ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी, तीसरा ऑप्शन है लेजर और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। जर्मन इंजीनियर रुस्का तथा क्नॉल अपने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है मीथेन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मीथेन। मीथेन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है और मीथेन का सूत्र होता है CH4। तो इसे भी आप याद रखें। और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ जाता है और ग्रीन हाउस प्रभाव की जो मुख्य गैस होती है वह होती है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हालांकि चांदी बिजली का श्रेष्ठतम संवाहक है, फिर भी इसका इस्तेमाल बिजली के तारों को बनाने के लिए नहीं किया जाता, क्यों। आपसे पूछा गया है जो बिजली होती है वह चांदी में सर्वाधिक मात्रा या सर्वाधिक स्पीड से चलती है। तो इसका आपको बताना है कि बिजली के तार बनाने में चांदी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन यह तन्य नहीं है,
दूसरा ऑप्शन है यह चमकदार धातु है, तीसरा ऑप्शन है इसमें न्यूनतम तनन सामर्थ्य है और चौथा ऑप्शन है यह बहुत महंगी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यह बहुत महंगी है। चांदी विद्युत की सर्वाधिक सुचालक होती है, फिर भी इसका इस्तेमाल बिजली के तार बनाने में नहीं किया जाता क्योंकि यह बहुत महंगी होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, खालिस्तान में गहरे तथा हल्के बंद होते हैं। 4 ऑप्शन और आपको बताना है इनमें से किसमें गहरे तथा हल्के बंद होते हैं। पहला ऑप्शन है चिकनी पेशी, दूसरा ऑप्शन उपास्थि, तीसरा ऑप्शन है धारीदार पेशी और चौथा ऑप्शन है अस्थि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, धारीदार पेशी। धारीदार पेशी में गहरे तथा हल्के बंद होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोशिका का 72वां आवरण क्या कहलाता है। आपसे पूछा गया है कोशिका का 72वां आवरण क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है हरित लवक, दूसरा ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, तीसरा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली और चौथा ऑप्शन है कोशिका रस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कोशिका झिल्ली। कोशिका का 72वां आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निर्मित भोजन पत्तियों से विभिन्न भागों में किसके द्वारा पहुँचता है। आपसे पूछा गया है पौधों में जो भोजन निर्मित होता है वह पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में किसके द्वारा ले जाया जाता है। पहला ऑप्शन फ्लोएम, दूसरा ऑप्शन है वाहिका उत्तक, तीसरा ऑप्शन है जाइलम और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो पत्तियों द्वारा भोजन निर्मित होता है वह पौधों के अन्य भागों में किसके द्वारा ले जाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फ्लोएम के द्वारा। पत्तियों में निर्मित भोजन पौधे के अन्य भागों में फ्लोएम के द्वारा ले जाया जाता है। और जल की बात की जाए तो जल जाइलम के द्वारा पौधे के विभिन्न हिस्सों में जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल के भीतर धनात्मक टर्मिनल निम्न का बना होता है। आपसे पूछा गया है शुष्क सेल के भीतर धनात्मक टर्मिनल किसका बना होता है। पहला ऑप्शन है जिंक की छड़, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम की छड़, तीसरा ऑप्शन है तांबे की छड़ और चौथा ऑप्शन है कार्बन की छड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कार्बन की छड़ का। शुष्क सेल में जो धनात्मक पॉइंट होता है वह कार्बन की छड़ का बना होता है और शुष्क सेल को प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पोटेशियम और आयोडीन के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला भूरा शैवाल कौन सा है। आपसे पूछा गया है पोटेशियम और आयोडीन के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला भूरा शैवाल कौन सा है। पहला ऑप्शन है गैलिडियम, दूसरा ऑप्शन है लेमिनेरिया, तीसरा ऑप्शन है सार्गेसम और चौथा ऑप्शन है फॉरफाइरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लेमिनेरिया। पोटेशियम और आयोडीन के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला भूरा शैवाल लेमिनेरिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बी ऑक्सीजनित रुधिर परिवहन न करने वाली सिरा है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से कौन सी सिरा बी ऑक्सीजनित रुधिर का परिवहन नहीं करती है। पहला ऑप्शन है ऊर्ध्व महासिरा, दूसरा ऑप्शन है फुफ्फुस सिरा, तीसरा ऑप्शन है यकृत निवाहिका सिरा और चौथा ऑप्शन है वृक्क सिरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फुफ्फुस सिरा या पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी सिरा या पल्मोनरी वेन सिराओं में अपवाद होती है। सिराओं में आमतौर पर अशुद्ध रक्त बहता है परंतु पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो यह बी ऑक्सीजनित रुधिर का परिवहन नहीं करती है या ऑक्सीजनित रुधिर का परिवहन करती है। तो यहाँ आपको याद रखना है पल्मोनरी वेन सिराओं में अपवाद होती है और यह शुद्ध रक्त का वहन करती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य सरकारों के द्वारा पोलियो उन्मूलन का कार्यक्रम तैयार किया जाता है क्योंकि। आपसे पूछा गया है राज्य सरकारों के द्वारा पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम तैयार किया जाता है क्यों। पहला ऑप्शन है टीकाकरण शरीर में प्रतिरक्षा का निर्माण करता है, दूसरा ऑप्शन है टीकाकरण रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को खत्म करता है और तीसरा ऑप्शन है टीकाकरण रोग उत्पन्न करने वाले जीवों के प्रवेश को रोकता है और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, टीकाकरण शरीर में प्रतिरक्षा का निर्माण करता है। राज्य सरकारों द्वारा पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम तैयार किया जाता है क्योंकि टीकाकरण शरीर में प्रतिरक्षा का निर्माण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और यदि आप लोगों को किसी भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।